अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान की नामवर सहाफ़ी, इन दिनों टोरंटो होती हैं और पाकिस्तान को बहुत मिस करती हैं क्योंकि इन्होंने अपना अमली सहाफ़त का प्रैक्टिकल जर्नलिज्म इन्होंने स्टार्ट की थी इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान ऑब्जर्वर, नेशन और मुख्तलिफ अखबारात और जरायद के लिए लिखते लिखते ये दुबई पहुंच गए। दुबई में इन्होंने गल्फ न्यूज़ और फोर्ब्स जैसे बड़े इदारों में काम किया। इन दिनों टोरंटो में है। हमारी खुशनसीबी है कि हमें दस्तयाब होती हैं और यहाँ रहते हुए 770 AM रेडियो के लिए काम करती हैं, लेकिन नज़र इनकी पूरी दुनिया की खबरों पे होती है। मेरे ख्याल में मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सारा दिन मसरूफ हैं, आप सिर्फ शाम को 770 AM पे शाजिया मलिक साहिबा की खबरें सुन लें। आपको 10 मिनट के अंदर ये पूरी दुनिया की सैर करा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ फयाज भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। आई एम रियली ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हम इनसे 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला है पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, दूसरा वार ट्रेड जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू की है, वो वार ट्रेड है क्या, और हमारा रिस्पांस, कैनेडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस उस पे क्या है। फिर बात करेंगे कि यहाँ हमारे लिबरल लीडरशिप रेस जो लगी हुई है, जस्टिन ट्रूडो स्टेप डाउन हो गए हैं, अब वो रेस कहाँ तक पहुंची है, और आखिर में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार जो ओंटारियो के इलेक्शन में अभी तक सामने आए हैं नाम, उनकी क्या पोजीशन है, स्टैंडिंग है, उनमें से कितने इस पोजीशन में है कि वो सीट ले सकते हैं, जीत सकते हैं, और पाकिस्तानी निजात कैनेडियंस की ओंटारियो की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, क्योंकि इस वक्त वो शेर आया शोर तो बड़े अरसे से सुना था, शेर तो आ गया डोनाल्ड ट्रंप, और उसने जो कुछ वेनेजुएला के साथ किया और जो बाकी दुनिया में जहां जहां उन्होंने जो चाहा, अपना रिजल्ट अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप अचीव कर रहे हैं 100%। पाकिस्तान के बारे में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान की तरफ रुख किया तो वहां भी पाकिस्तान के अवाम जो बहुत अरसे से सफर कर रहे हैं, स्पेशली इमरान खान और उनके फॉलोअर्स, उनके साथ क्या होगा। लेकिन 8 फरवरी का दिन दरमियान में आ गया। अब 8 फरवरी 2025 को 1 साल मुकम्मल हो रहा है जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है। लोगों ने वोट डाला एक्स पार्टी के लिए, निकला वाई के लिए, और जेड वाला भी रो रहा है कि शायद मेरा वोट था। 8 फरवरी को क्या होगा और 8 फरवरी किस तरह अब मुख्तलिफ होगा, क्योंकि 26 नवंबर को भी एहतजाज किया था पीटीआई वालों ने, उल्टा अपने मुतालबात मनवाने की बजाय 14 लाशें लेकर चले गए। अब क्योंकि जो बाइडन नहीं बल्कि अमेरिका में इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, अब 8 फरवरी को अगर पीटीआई वाले सड़कों पर निकलते हैं तो क्या वो रिजल्ट्स हासिल कर लेंगे जो वो हासिल करना चाहते हैं पॉलिटिकली। जी शाजिया। जी फयाज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द टॉपिक। बिल्कुल, ये जो अभी आपको दिख रहा है, बहुत सारे डाइसेंटिंग वॉइसेस को रोका जा रहा है, लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनसे बात नहीं करने दी जा रही है। आप देखिए कि आलिया हमजा कभी से इनसे बोल रहे हैं कि हमको लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के ऊपर आप एक जलसा करने दीजिए, ना तो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसका इजाजत दे रही है। एंड आई मीन इट इज वेरी सरप्राइजिंग। हम जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि जैसे हर किसी को आजादी है, कोई भी जगह पे वो अपना पीसफुल एक प्रोटेस्ट निकाल सकता है, तो यहाँ पे डायस्पोरा पे और लोगों को बहुत ही हैरत होती है कि अगर बाकी सारे जो जमातें हैं वो मीनारे पाकिस्तान में या लाहौर में कोई भी और जगह पे या पंजाब में फॉर दैट मैटर कोई भी जगह पे वो निकालना चाहते हैं अपना पीसफुल प्रोटेस्ट, तो उनको इजाजत क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो लाहौर में तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इजाजत मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है जब इस्लामाबाद भी आए थे ये लोग तो लाहौर से उन्होंने बंद कर दिया था इनके रास्ते और नहीं लोग आ सके थे, तो इसलिए वहां पे तो मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, इनकी बहुत ज्यादा तैयारियां सवाबी के लिए हैं, पिशावर के लिए हैं, और अभी मेरा इंटरव्यू भी मैंने लिया था, ये जो जावेद खटक साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ लेबर विंग सिंध के, तो उनसे भी मैं पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा जी हमारी पूरी तैयारियां भी हैं। अच्छा, अब आप देखें कि मिस इंफॉर्मेशन कैसे फैलाई जा रही है, यानी पार्टी के अंदर फूट कैसे डाली जा रही है, ताकि लोगों को लगे कि ओहो ये तो पार्टी अब खत्म हो गई है और इसके तो बीच में कुछ दोस्ती भी नहीं रही है। और गंडापुर साहब जो है उसके बारे में आपको पता है बहुत न्यूज भी आए थे कि इमरान खान साहब ने उनको बहुत डांटा है और ये किया है और उनको हटा दिया है और जुनेद अकबर साहब को प्रेसिडेंट बना दिया है। तो मेरी इन्हीं सिलसिले में इनके साथ बात हो रही थी, जावेद खटक साहब के साथ, तो मैंने कहा ये तो आप लोग इतना मैसिव आप बोल रहे हैं हम रैली निकालेंगे, तो रैली कैसे निकालेंगे आप केपी में, जबकि आपके केपी के लोगों में ही लड़ाई है। तो वो तो बड़े हैरान हो गए
वो कहते हैं जी आपको किसने बोला है कि हमारे केपी के लोगों के अंदर लड़ाई है। मैंने कहा आपके तो अभी जुनेद अकबर साहब को प्रेसिडेंट बना दिया है केपी में और चीफ मिनिस्टर को हटा दिया। तो उन्होंने मुझे फिर बहुत एक बड़ा इंटरव्यू दिया था अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, और उसमें उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया फिर वो सारी बात। उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर भी है तो उनके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को रन करने में। आपको पता ही है कुर्रम में जो हो रहा था और बाकी सब भी, तो लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सिचुएशन थे जिसपे के खुद ही चीफ मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब को बोला था कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आप करने दें। उसके ऊपर फिर इनको जुनेद अकबर साहब को बनाया। अच्छा, फिर मेरे जो है दोस्त हैं एक और भी, आतिफ हलीम साहब, वो जो ट्रेडर्स विंग है केपी में उसके वो प्रेसिडेंट है। तो उनसे भी मैंने पूछा था कि भाई आपके तैयारी कैसे चल रहे हैं रैलीज के स्वाबी में और दूसरी जगहों पे। तो उन्होंने मुझे जो इनके प्रेसिडेंट हैं जुनेद अकबर साहब का ही एक क्लिप मुझे भेज दिया था। उन्होंने कहा जी ये हम तैयारी कर रहे हैं तो आप सुने। तो उसमें जुनेद अकबर साहब यही बोल रहे थे कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन सा एमएलए या कौन सा एमएनए कितनी गाड़ियां लेके आ सकता है, कितना स्पेंडिंग कर सकता है, और मुझे यह भी पता है कि कौन से लोग गाड़ियां सिर्फ लेकर आते हैं तस्वीर बनाने के लिए और वापस चले जाते हैं। और उन्होंने बहुत क्लियर किया कि हम किसी से पैसे नहीं लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा जी कि मैं 50 लाख रुपए आपको देता हूं। तो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि तुमको फिर मेरे से बदले में क्या चाहिए, क्योंकि हम तो तुमको कुछ भी नहीं देंगे। अगर तुमने सिर्फ रैली में आना है, अपने गाड़ियां लेके आने हैं और अपने रिसोर्सेज तुमने लगाने हैं तो तुम वो लगा सकते हो, लेकिन हमसे कुछ मत मांगना। तो एटलीस्ट जो केपी में है हमको लग रहा है कि कुछ मैसिव रैलीज आएंगे पिशावर में और स्वाबी में, और बाकी जगहों पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी जगह पे इनको लाने देंगे। सिंध में तो आपको पता है पीपीपी की गवर्नमेंट क्यों लाने देगी इनको, और इसी तरह जो है बलूचिस्तान में भी और बाकी जगह पे भी। पंजाब में तो बिल्कुल ही आप सोच सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि क्या इसमें कुछ चेंज आएगी, चेंज आने का मुझे अभी कुछ लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इनके ड्रैकोनियन पॉलिसीज हैं और जिस तरह से ये लोग जो है पीटीआई को बिल्कुल खत्म करने के ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि इनको जगह जगह से जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं। जीएसपी आपको प्लस, आपको पता ही है यूरोपियन यूनियन के आए हुए थे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन्होंने इनको काफी झाड़ा है इनको। जाहिर है उसकी तस्वीरें ये अब नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी बड़ी हैरत हुई होगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ वो मिले हैं और उसका कोई भी तस्वीर आपको प्रेस में नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अगर ये कनाडा जैसे एलाए के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आपके साथ क्या करेंगे आपको समझना चाहिए। वो एक जेंट्री बीच आ गया, पता नहीं, आई डोंट नो हु इज ही, एक ट्रंप जूनियर का वो दोस्त है, और उसको उन्होंने इतना, आपको तो खुद ही पता है, हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, वो 500 मिलियन डॉलर वाले तो कितने ही मिलियनर्स यहाँ पे फिरते हैं। हमारे तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं यहाँ पे, जो आपको पता है ये रियल एस्टेट करते हैं, उनमें से किसी कितनों के पास है 500। तो ये तो जी उसी पे खुश हो गए हैं कि जी वो आ गया और बड़े यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। इनको दे आर ट्राइंग टू फूल पीपल इन पाकिस्तान। शायद पाकिस्तान में हो जाएंगे, लेकिन जो हम नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए हैं हमको ये फूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये 500 वाले तो अमेरिका में कितने ही बैठे हुए हैं मिलियन डॉलर्स वाले, है ना। उसकी तो जेंट्री बीच की जो टोटल वर्थ सामने आई है वो 18 मिलियन डॉलर है। उसका ट्रक रेंटल का बिजनेस है अरिजोना में, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 9 है। जिस बंदे के 9 एम्प्लॉय हैं, 18 मिलियन ये जो फिगर आई है ना 18 मिलियन की, ये भी थोड़ी इन्फ्लेटेड है, जो कि मैंने बहुत ही, वो जो प्रेस है उधर का अमेरिका का, उसमें उन्होंने कहा जी 500-600 मिलियन की कुछ इनकी वर्थ है। तो बस इससे ज्यादा नहीं है इनकी जो वर्थ है। और बहुत सारे इनके लीगल केसेस चल रहे थे, बहुत सारा इनका लड़ाई चल रहा था, उसमें लग रहा था कि शायद 900 मिलियन ये जीत जाएंगे ये, और इनके वो भी शायद इनको पैसे नहीं मिले हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस जैसा कोई आता है, या गूगल, या माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि सत्या नडेला ने बोला है कि जी मैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खोलना चाहता हूं इंडिया में, हाँ, इस तरह का अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमको लगेगा यस वाओ व्हाट अ थिंग, यू नो। तो ऐसा ये इन्वेस्टमेंट एक साइड पे हो गई। एक और बात है, मोहसिन नकवी गुज़श्ता रोज जब वापस पाकिस्तान पहुंचे और लाहौर में जर्नलिस्टों से उनकी टॉक थी, तो उनसे पूछा गया कि 28 फरवरी को पीटीआई वाले एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। 8 फरवरी को उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने 26 नवंबर वाला काम दोबारा दोहराने की कोशिश की तो हम भी वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया। अब वजीर दाखिला मुल्क का ये कह रहा है, उस वक्त भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम 5 मिनट में इनका सफाया कर देंगे, और फिर उन्होंने गोली चलाई तो दुनिया ने देखा। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडन थे, अब वहां जो बाइडन नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके राइट लेफ्ट पे रिचर्ड ग्रेनेल है,
टेमी ब्रूस है, तुलसी गैबर्ड है और ज़ल्मे खलीलजाद, ये लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो पाकिस्तान पे मुसलसल नजर रखे हुए हैं। अब अगर मोहसिन नकवी साहब ने 26 नवंबर को रिपीट करने की कोशिश की 8 फरवरी को और लोगों पे, निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाने की कोशिश की, तो आप क्या समझती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश बैठी रहेगी? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। और ये जो आपने सारे नाम लिए, इसके अंदर आप क्रिस्टी नॉर्म का नाम शायद भूल गए हैं। अभी ये यूएस की सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैं ये, और जो हैं ये भी अब इस लाइन के अंदर शामिल हो गई हैं। और ये लोग जो है, मैंने पहले भी आपके जो प्रोग्राम लास्ट में कहा था कि जो ट्रंप की इस वक्त की जो सारी की सारी जो कैबिनेट है वो बहुत ही हॉकिश है और कोई इतना ज्यादा पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करती है। उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पिछले प्रोग्राम में बात की थी। तो इनके लिए बहुत मुश्किल आने वाला है। इनको लोग आके बोल रहे हैं, इनको यूरोपियन यूनियन बोल रही है, इनको लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। और ये मुझे बहुत खतरा है, मैं ये बोलना नहीं चाहती हूं, लेकिन मुझे बहुत ही खतरा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अगर इन्होंने अपनी हरकतें दुरुस्त ना की तो ये FATF की लिस्ट में फिर से जाएंगे और GSP का जो इनका जो स्पेशल प्लस का जो स्टेटस है वो भी इनसे जाएगा। चलें वापस आते हैं। अमेरिका और कनाडा की ट्रेड वार जो शुरू हुई है, स्टार्ट तो ट्रंप साहब ने किया, लेकिन जवाबी वार हमने भी, कनाडा ने भी कर दिया। उसमें थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें हमारी ऑडियंस को कि ये आप किधर जाती हुई देख रही हैं और इसका एंड यूजर पर क्या असर होगा। आम आदमी क्यों सफर करे, चाहे ट्रंप लगाए 25% या जस्टिन ट्रूडो लगाए, सफर तो एंड यूजर ने करना है, आम आदमी ने करना है। तो लोगों के लिए क्या है इसमें? असल में जो है ना फयाज भाई, बात यह है कि ट्रंप साहब के आसपास सारे बिलियनियर्स हैं, और अगर उनका इंटरेस्ट नहीं दुखेगा ना थोड़ा, तो फिर वो इसी रवश के ऊपर चलेंगे। लेकिन मैं भी आपको थोड़े से नंबर्स जो मैंने निकाले हैं जो कि अमेरिका को भी बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो जैसे टेस्ला के बारे में बात की जा रही है, आपको पता ही है कि उनके 2 यहाँ पे जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हैं जो फैसिलिटीज हैं कनाडा के अंदर, एक रिचमंड हिल में है और एक मार्कम में है। तो अगर वो उसके ऊपर इन्होंने लगा दिए तो फिर वो अगर या बंद कर दिए तो वो जो स्पेयर पार्ट्स हैं या जो ऑटो पार्ट्स हैं, अगर वो नहीं टेस्ला को पहुंचेंगे, उनका कार मैन्युफैक्चरिंग लेट से होएगा, उनकी चीजें रोल आउट वक्त पे नहीं होंगी, तो वो अगर उसको एलॉन मस्क साहब को अगर दर्द देगी ना, तो फिर शायद ट्रंप साहब कुछ उसके ऊपर सोचेंगे। जैसे कि उन्होंने H1 वीजा के ऊपर बात की थी, तो एलॉन मस्क ने फौरन कहा कि H1 वीजा पे तो मैं आया हूं, तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि ये सारे इंडियंस आ जाते हैं इसके ऊपर और सारे हमारे हाई फ्लाइंग जॉब्स ले लेते हैं और फिर हमारे अमेरिकन के पास कोई जॉब नहीं रहता है, तो उसको फिर रोक दिया था। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो इन्होंने ट्रेड वॉर शुरू की है, उसमें खाली कनाडा को नहीं, अमेरिका को कितना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जो मैं आपको अभी टॉप 10 यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा है, उसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूं। जो टॉप 10 यूएस इंपोर्ट्स है कनाडा से, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल जो या पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, 108.3 बिलियन यूएस डॉलर का इनका इंपोर्ट है कनाडा से। और आप देखिए कि ये इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो मगरमच्छ इनके बैठे हुए हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद कार्स एंड ट्रक्स, ट्रक्स आपको पता है ना हम किसको बोलते हैं यहाँ पे, वो डाले जो हैं हमारे उनको, और वो जो 4 व्हीलर्स हैं और जो हमारे ट्विन कैबिन्स हैं उनको हम ट्रक्स बोलते हैं यहाँ पे। 42.8 बिलियन डॉलर्स का जो है इंपोर्ट है कनाडा से। फिर ऑटो पार्ट्स जो है 14.2 बिलियन डॉलर्स, एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट 9.3 बिलियन, फिर मेटल प्रोडक्ट्स 8.8 बिलियन, नेचुरल गैस जो ये कनाडा से लेते हैं 8.6 बिलियन। फिर ये जो ब्रेड्स हैं और पेस्ट्रीज हैं और बेक्ड आइटम्स हैं, ये जो कनाडा से लेते हैं 8.5 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सप्लाईज जो हैं इनके 7.5 बिलियन के हैं। बीफ एंड पोर्क एंड मीट 6.7 बिलियन के। गोल्ड जो है वो 6.4 बिलियन का है। और इसलिए फिर इनको लगा ट्रूडो साहब को कि हमारा भी बहुत चूंकि जोर है, तो इसलिए इन्होंने अभी अनाउंस किए हैं 155 बिलियन के जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं। और बड़ी इसमें हंसी की बात है, ये जरा जस्ट टू बी ऑन द लाइटर साइड, क्योंकि जैसे फोर्ड साहब ने, ये जो हमारे प्रीमियर हैं ऑन्टेरियो के डग फोर्ड साहब, इन्होंने जब बोला कि जी हम तो अपने एनर्जी सप्लाईज आपको रोक देंगे, तो आपको पता है कि जो अमेरिका के 3 बड़े शहर हैं इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, मिनेसोटा वगैरह, ये जो हैं इनको अगर इन्होंने
जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रोक दी। आपको कितना मजा आएगा जब आप जाएंगे न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में पूरा ब्लैकआउट होएगा, अंधेरा रहेगा, तो आपको लगेगा आप कराची में आ गए हैं ऐसा लगेगा। तो ऐसे इनको भी तकलीफ थोड़ा होएगी, लेकिन उसमें जो कनाडा के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि छोटा मुल्क है जाहिर है, तो इसके ऊपर ज्यादा बुरा वक्त जल्दी आ सकता है। हमारी जो जीडीपी है जो वो श्रिंक कर जाएगी 2.6% से। तो अगर हमारा जीडीपी 2.6% से श्रिंक किया, तो आप सोचिए कि यहां पे चीजें कितने महंगे हो जाएंगे। आज ही मैं एक इकोनॉमिस्ट जो है कुछ कैनेडियन, उनके मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, और वो मुझे बोल रहे थे कि अगर ये पूरा अरसा एनफोर्स रहे, तो हर साल जो कैनेडियन फैमिलीज हैं, तकरीबन 1900 से $2000 तक एनुअली उनका खर्चा जो है बढ़ जाएगा। वेजिटेबल्स और ये फुटवेयर और ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी, इनके लिए टू एंड्स मीट करना। लेकिन मैं आपको एक अब अंदर की स्टोरी सुनाती हूँ। अंदर की स्टोरी ये है कि जो ये कैंटर फिट्जजेराल्ड के जो सीईओ हैं, जो अभी इन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर बनाया, मिस्टर लटनिक जो है, उन्होंने शायद कुछ थोड़ा इशारा देने की कोशिश की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल जो अफेयर्स हैं, मिस्टर डोमिनिक लीब्लॉन, उनको कहा है कि शायद आपके लिए एक छोटा सा विंडो मार्च में खुल सकता है। ये अंदर की खबर है अभी। तो अगर वो जो विंडो इसलिए खुल सकता है कि भी आपको पता है 3 दिन पहले भी हमारे ये तीनों मिनिस्टर्स जो थे, मार्क मिलर साहब और जो मिनिस्टर मैगिंटी हैं, पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर थे, और ये जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर, और जो हमारी जो हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलोडी जोली, ये लास्ट मिनट की जो निगोशिएशंस थे वो करने के लिए मार्को रूबियो के पास गए हुए थे कि शायद हमारा कुछ वो सुन लें। लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया और ट्यूसडे से जो है ये एनफोर्स्ड होंगी। तो नुकसान तो है, दोनों तरफ है, लेकिन अभी देखेंगे कि अब ये चीजें और कितना चलेंगी। लेकिन हमारा जो है वो इन्होंने 2 फेज में इन्होंने भी किया है ना, उन्होंने भी ऑयल प्रोडक्ट्स पे 10%, बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रेड पे क्योंकि मैंने आपको ऑयल का नंबर बताया है, मैंने आपको इन्होंने भी कहा है कि हम ट्यूसडे को 30 बिलियन एंड देन इन नेक्स्ट 21 डेज हम 125 बिलियन का। तो थोड़ा सा नरमी तो है। अब मे बी सेकंड थॉट कोई आए ट्रंप साहब को, या हमारे इनको, या इनकी कोई बैक एंड पे निगोशिएशन चले। इस सारे मामले पे, ट्रेड वार पे हमारे प्रोविंसेस का क्या रिएक्शन है? प्रोविंसेस जो है वो तो सब खड़े हैं इनके साथ अभी। हाँ ठीक है, वो जो हमारी अल्बर्टा की प्रीमियर हैं डेनियल स्मिथ, उनके थोड़े से रिजर्वेशन थे। उन्होंने कहा था कि हम ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ना ये करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर तो उसी का आपको पता है, और ये इसीलिए वहां पे अमेरिका में गई भी हुई थी, इन्होंने ट्रंप साहब के साथ बात भी की थी। लेकिन आज तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड उन्होंने फील किया। उन्होंने कहा जी कि मैं उधर गई भी थी, मैंने बात भी की थी, आई वॉज वेरी होपफुल। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो नहीं करेंगे, इसको डेफर कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन इसके अलावा जितने प्रीमियर्स हैं, ऑन्टारियो के प्रीमियर तो बिल्कुल ऑन द फ्रंट फुट खेल रहे हैं ना इस वक्त। उन्होंने ऑलरेडी आज ही एलसीबीओ को बोल दिया है कि जितना भी लिकर अमेरिका से होता है ऑफ द शेल्फ्स, इमीडिएटली ऑफ द शेल्फ्स, बिल्कुल हमको वो नहीं चाहिए है। और बाकी के वो जो सस्कैचुअन के जो प्रीमियर हैं या के जो दूसरे हैं, वो सब इस वक्त बोल रहे हैं कि वी हैव टू, यानी कि आपको हैरत होगी कि पीए पॉलिएव साहब भी और जो लीडरशिप रेस में जो लोग हैं, जैसे कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी हैं और मार्क कार्नी वगैरह भी हैं, वो भी अब कह रहे हैं बाय कनाडा, और हमको भी इनको थोड़ा तकलीफ देना चाहिए। और जो टेस्ला की मैं बात कर रही थी, वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ही बोल रही थी कि जरा इनको टेस्ला की थोड़ा सा तकलीफ दो, क्योंकि जाहिर है कि एलॉन मस्क उनके बहुत करीब है, तो शायद उसकी बात वो सुनेंगे, उसको थोड़ा तकलीफ आएगा। तो अच्छा, ये जो हमारे ओंटारियो के प्रीमियर हैं डग फोर्ड साहब, इन्होंने उस दिन भी फौरी जो रिएक्ट किया था, और बाद इन्होंने बाकायदा अपनी कैप्स भी बनवा दी, कनाडा इज नॉट फॉर सेल। अब अगर वो इमीडिएटली कहते हैं कि अमेरिका से आने वाली बियर, वाइन और स्पिरिट्स ये वहां से आती हैं और बड़ी तादाद में आती हैं, अगर आप एलसीबीओ को कहते हैं कि इसे ऑफ द शेल्फ कर दें आज, तो लेकिन एंड यूजर जाएगा वहां खरीदने, उसको वो नहीं मिलेगी। आप पहले अरेंज करें, इंतजाम करें कि आप उनको देंगे क्या अल्टरनेट। पहले या तो अपनी प्रोडक्ट्स लेके आएं या यूरोप से इंपोर्ट करें, आप वहां शेल्फ पे अल्टरनेट दें, फिर वहां से हटाएं। जज्बातियत में अपने लोगों को सफर कराएंगे ये डग फोर्ड साहब? नहीं, देखिए आप फयाज भाई, आपको थोड़े दिन पहले पता है कि जिस वक्त यहाँ पे कुछ अभी 2-3 महीने पहले भी जिस वक्त इन्होंने कहा था एलसीबीओ वगैरह ने कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो ओंटारियो के प्रीमियर ने क्या बोला था, डग फोर्ड ने क्या बोला था कि जितने लोकल ब्रूरीज हैं वो सामने आ जाएं। और इसीलिए इन्होंने वो जो एक्सपेंड किया है कि अब ये लिकर वगैरह जो है कन्वीनियंस स्टोर्स के ऊपर भी मिलेगा, वो इसीलिए किया था कि जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको थोड़ा ये बढ़ावा देना चाहते हैं।
तो लोगों को अभी थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि मुझे पता है कि जिसको शनेल के कपड़े चीजें पहनने का शौक है, वो जाहिर है कि चीचू की मिलिया से जो अगर कोई चीज आएगी, नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू डाउनग्रेड चीचू की मिलिया, आई लव चीचू की मिलिया एंड एवरीथिंग, लेकिन जाहिर है कि वो उधर उसकी चीज उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं रहेगी। तो मेरा दैट्स व्हाई व्हाट आई एम कंपेयरिंग इज, या चले आप सोच लें कि कोई कनेडियन चीज है, तो वो अगर जो है वो है और दूसरी तरफ शनेल है, तो जिसको शनेल पहनने की आदत है वो कनेडियन कोई मेड चीज नहीं लेगा, तो तकलीफ तो थोड़ी सी होएगी। लेकिन ये दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन, यू नो, कि आप जिस वक्त आप पे मुश्किल आएगी तो क्या आप यूनाइटेड खड़े होने को तैयार हैं। और जैसे कि अभी ट्रम्प उसने ट्रूडो साहब ने भी बोला कि मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूंगा चीजों को, मुझे पता है कि आपके ऊपर मुश्किल आने वाली है और मुश्किल आएगी, लेकिन आप मेड इन कनाडा जो है वो अब खरीदना शुरू करें। तो अल्टरनेटिव्स हैं इनके पास, तभी इन्होंने इतने बड़े स्टेप्स भी लिए हैं। और जो है वो चलो ठीक है, अभी थोड़ी चीजें हमको थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिलेंगी, कम भी मिलेंगी, तो फिर हमको भी थोड़ा अपने खर्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे। तो फिर ऐसा ही चलेगा थोड़ा। इस पे एनडीपी ने कहा है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए फौरी तौर पर और वहां डिस्कस किया जाए, और कंजर्वेटिव लीडर ने कहा है कि पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाया जाए, और साथ उनका दूसरा मुतालबा यह है कि हम जो अमेरिका पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं, उससे जितनी मनी आप कलेक्ट करें वो आप लोगों को दें, पब्लिक को दें, क्योंकि सफर लोगों ने करना है, और $1 भी गवर्नमेंट के उसके खजाने में और आप लोगों के हुकूमत के लल्लों तल्लों पे खर्च नहीं होना चाहिए। आप इस पे क्या कहती हैं, एनडीपी और कंजर्वेटिव के रिस्पॉन्स पे? जी जी बिल्कुल, ये तो उन्होंने ऑलरेडी ट्रूडो साहब ने कह ही दिया है। वो असल में मुझे लगता है कि ट्रूडो साहब की बात सुन के ही ये फिर अपने कुछ बयान देते हैं। उन्होंने ऑलरेडी भी कहा था कि वी हैव योर बैक्स। तो उसका क्या मतलब है? भी उसका मतलब ये है कि अगर आप सफर करेंगे तो हम आपके, जैसे कि पेंडेमिक था फयाज भाई, पेंडेमिक के दरमियान जब लोगों को बहुत मुश्किलें आ गई थी तो सर्व दिया था ना इन्होंने, तो हमारे लोगों ने तो उसको खैर बहुत ही अब्यूज किया। जिसको नहीं भी चाहिए था, जिसको नहीं भी जरूरत था, उन्होंने भी वो लिया। गवर्नमेंट के जो वो रोल आउट कर रहे थे प्लान्स, तो गवर्नमेंट खड़ी रहेगी इनके साथ, वो करेगी, और वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि इनका लीडरशिप रेस आ रहा है, तो अब जो दूसरा आदमी आने वाला है क्या वो भी ट्रूडो साहब की तरह सोचता है? अगर तो मार्क कार्नी आएंगे तो वो तो फिर ट्रूडो साहब की ये बात यहाँ ही खत्म करते हैं नाजरीन। ये हमारा व्लॉग लंबा हो रहा है, इसे यहाँ ही एंड करते हैं। इसके पार्ट 2 में शाजिया मलिक दोबारा हमारे साथ होंगी और फिर हम बात करेंगे कि लीडरशिप रेस में लिबरल में क्या हो रहा है, और ओंटारियो का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तानी कैंडिडेट कितने आए हैं और किसके जीतने के कितने % चांसेस हैं। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में पेश होते हैं। खुदा हाफिज।